देखो जब से नथिंग फोन 3A सीरीज की हाइप बनना शुरू हुई है तब से एक चीज बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है कि नथिंग फोन 3A के अंदर टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलने वाला है और 3A प्रो के अंदर पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलने वाला है। लेकिन जब ये चीज मैंने पहली बार सुनी तब मेरा एक क्वेश्चन था, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरी तरह बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि आखिर पेरिस्कोप कैमरा और टेलीफोटो कैमरा में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और आखिर क्यों पेरिस्कोप कैमरा सस्ते फोन्स के अंदर हमें जनरली देखने को नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या डिफरेंसेस हमें टेलीफोटो कैमरा और पेरिस्कोप कैमरा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों कैमरा को समझने के लिए हमें सबसे पहले इनकी मैकेनिज्म समझना पड़ेगा और ये कैसे बनाए जाते हैं, इनका फॉर्म फैक्टर कैसा होता है ये समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं। अब वैसे तो ये दोनों ही कैमरा जनरली मिड रेंज फोन्स के अंदर या फिर हाई एंड फोन्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं और सस्ते फोन्स के अंदर इन दोनों कैमरा का कोई भी काम नहीं है। लेकिन टेलीफोटो फिर भी हमें थोड़े सस्ते फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, जैसे कि S24, S23 FE, S23 सीरीज, इनके अंदर हमें जनरली देखने को मिल जाते हैं। iPhone 15 जैसे जो बेस मॉडल्स होते हैं जनरली उनके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पेरिस्कोप कैमरा का सस्ते फोन के अंदर कोई भी काम नहीं है। लेकिन जनरली ये दोनों ही कैमरा अच्छे पोर्ट्रेट्स के लिए फोन में यूज करे जाते हैं और अच्छे जूम कैपेबिलिटीज के लिए भी फोन में यूज करे जाते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों कैमरास के अंदर कुछ की डिफरेंस देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से ये दोनों ही कैमरा अलग अलग प्राइस रेंज के फोन में देखने को मिलते हैं और सस्ते फोन के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की। तो आपने अगर फोन्स के टीयर डाउन्स को देखा है तो आपको पता होगा कि जनरली जो कैमरा का लेंस होता है वो कैमरा सेंसर के जस्ट ऊपर होता है, लाइक ए सैंडविच। इसी की वजह से इनके बीच में कुछ बहुत ज्यादा जगह नहीं बनाई जा सकती और उसी वजह से एक लिमिटेशन पैदा होती है कि इनमें ऑप्टिकली 2x to 3x जूम किया जा सकता है। और इसकी वजह से जनरली आप जो टेलीफोटो कैमरा देखते हो वो जनरली 3x टेलीफोटो का होता है या फिर 2x टेलीफोटो के साथ होता है और इससे ऊपर हमें कोई भी टेलीफोटो कैमरा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर 4x या 5x का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलेगा तो बम्प बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि कोई भी कंपनी और कोई भी स्मार्टफोन यूजर अपने फोन के अंदर नहीं चाहता। लेकिन जब पेरिस्कोप कैमरा की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें फंक्शनलिटी थोड़ी अलग देखने को मिलती है और फॉर्म फैक्टर भी थोड़ा अलग देखने को मिलता है। पेरिस्कोप कैमरा में अगर आप नोटिस करो तो एक प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, प्रिज्म लाइक लेंस होता है जिसकी वजह से लाइट को कंप्लीटली 90 डिग्री मोड़ दिया जाता है और इसी मैकेनिज्म की वजह से दूर दूर के फोटोज भी अच्छे से लिए जा सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी इमेज क्वालिटी। और इसी पेरिस्कोप कैमरा की वजह से जो S24 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा और जितने भी सैमसंग के अल्ट्रा फोन होते हैं वो 100x तक जूम कर सकते हैं विदाउट लूजिंग मच क्वालिटी। लेकिन हाँ, इन्हीं सेंसर का सब कुछ होना जरूरी नहीं है, इनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो भी हम आगे समझने वाले हैं। और अब हम समझेंगे इमेज प्रोसेसिंग एंड शार्पनिंग। तो आपको पता होगा कि फोन का सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसकी वजह से कैमरा के फोटोज अच्छे आएंगे या फिर खराब, टोटली कैमरा के हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली जो हमें टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलते हैं वो 2x to 3x ही जूम कर सकते हैं और उसी के ऊपर अच्छे फोटोज निकाल के दे सकते हैं। लेकिन जब बात करी जाए S24, S25, S23 FE जैसे फोन जिनके अंदर हमें टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलता है तो वो जनरली 10x तक इजीली जूम कर सकते हैं। तो वो होता है फोन के डिजिटल जूम की वजह से। वो 3x तक ऑप्टिकल जूम करते हैं, उसके बाद डिजिटल जूम करते हैं और सॉफ्टवेयर की वजह से फोटोज को जितना अच्छा दिखाया जा सकता है उतना अच्छा दिखाने का ट्राई किया जाता है। और टेलीफोटो कैमरा के लिए जगह भी कम चाहिए होती है तो इसी वजह से हमें एक कॉम्पैक्ट फोन के अंदर भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमें मोटो H50 Neo के अंदर 3x टेलीफोटो देखने को मिला है, S23 FE के अंदर देखने को मिला जो कि इतना कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन S24, S25 ये कॉम्पैक्ट फोन है, इनके अंदर भी हमें टेलीफोटो कैमरा ही देखने को मिल जाता है। लेकिन वही बात करी जाए पेरिस्कोप की तो पेरिस्कोप कैमरा के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए होती है। पेरिस्कोप कैमरा हमें बड़े बड़े फोन जैसे कि आईफोन की जो प्रो मैक्स वाली सीरीज होती है उसके अंदर देखने को मिलता है, सैमसंग के जो अल्ट्रा फोन होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। तो पेरिस्कोप के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए होती है, इसी वजह से कॉम्पैक्ट फोन के अंदर पेरिस्कोप कैमरा को नहीं डाला जा सकता। और सच बताऊं तो पेरिस्कोप कैमरा का यूज नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। जो लोग दूर के शॉट्स लेते हैं उनके लिए शायद ये काम आ सकता है, जैसे कि आप किसी पहाड़ी पे खड़े हो, वहां से आपको जूम करके फोटो लेना है किसी दूसरी जगह का, या फिर बादल आपने कोई अच्छा देख लिया तो उसका आपको जूम करके फोटो लेना है, तो आप पेरिस्कोप कैमरा से बहुत अच्छे फोटोज ले पाओगे। लेकिन अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट्स की बात करी जाए तो जनरली कोई बहुत ज्यादा दूर से पेरिस्कोप कैमरा को यूज करके फोटोज नहीं लेता। लोग जनरली पास से ही फोटोज लेते हैं और जिनको पोर्ट्रेट अच्छे लेने होते हैं वो टेलीफोटो कैमरा का यूज करते हैं। इसी वजह से जो महंगे फोन होते हैं जैसे कि गैलेक्सी अल्ट्रा सीरीज या फिर आईफोन के प्रो मैक्स, तो इनके अंदर हमें दोनों पेरिस्कोप और टेलीफोटो दोनों ही देखने को मिलते हैं, ताकि जो भी ह्यूमन पोर्ट्रेट्स लेगा वो टेलीफोटो से लिए जाते हैं और जो दूर के शॉट्स होते हैं वो पेरिस्कोप से लिए जाते हैं। और पेरिस्कोप कैमरा जनरली 5x to 10x ऑप्टिकल जूम करते हैं। इसका मतलब यह है कि जहां टेलीफोटो कैमरा की लिमिटेशन आ जाती है कंप्लीटली सॉफ्टवेयर के बाद भी, वहां तक ये ऑप्टिकली जूम कर सकते हैं और उसके बाद कंपनी ने प्रोसेस करके अप टू 100x तक ले सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि नॉइज बढ़ जाती है और शेक भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके नॉर्मल फोटोज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, सॉफ्टवेयर से इन इश्यूज को कंपनी बहुत हद तक ठीक कर देती है। अब कुछ यूज की बात करी जाए तो मान लो आपको एक ह्यूमन पोर्ट्रेट लेना है, मतलब एक बंदा आपके सामने खड़ा है, थोड़ा सा दूर खड़ा है, तो आपको उसका एक अच्छा सा पोर्ट्रेट फोटो लेना है जो कि ब्लर वाला फोटोज होता है। अगर आप नॉर्मल लोगे तो वो 1x के ऊपर ही आता है और 1x के ऊपर डिजिटली
ब्लर ऐड किया जाता। लेकिन जब आप टेलीफोटो कैमरा को यूज करते हो तो अराउंड आपका जो सब्जेक्ट है वो 2 से 3 मीटर या फिर 10 मीटर तक भी दूर होगा, तो आप उसके अच्छे फोटोज टेलीफोटो से ले सकते हो 2x और 3x टेलीफोटो को यूज करके। लेकिन जब बात करी जाती है पेरिस्कोप की, तो पेरिस्कोप के लिए आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका अगर आप पोर्ट्रेट लेना है तो आपको वो बहुत ज्यादा दूर खड़ा करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा दूर खड़ा करने के बाद दिक्कतें ये आती हैं कि मान लो बीच में से कोई निकल गया या फिर बीच में से कोई गाड़ी निकल जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो पेरिस्कोप कैमरा इस वजह से नॉर्मल पोर्ट्रेट के अंदर ज्यादा काम नहीं आता है। तो जैसे कि हमने शुरू में बात करी थी कि नथिंग फोन 3A के अंदर हमें टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलने वाला है और 3A प्रो के अंदर पेरिस्कोप सेंसर देखने को मिलने वाला है। तो हमें कौन सा प्रायोरिटाइज करना चाहिए? तो जनरली सब फोन लेते हैं नॉर्मल फोटोज के लिए और नॉर्मल ह्यूमन पोर्ट्रेट्स के लिए। तो अगर इनको अगर प्रायोरिटी दी जाए तो टेलीफोटो कैमरा बेटर है कंपेयर टू पेरिस्कोप कैमरा। लेकिन हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट 40-50 मीटर या फिर 60-70 मीटर दूर है तो आप पेरिस्कोप कैमरा का यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे फोटोज निकाल के दे सकते हैं बिना कोई क्वालिटी लॉस के। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि टेलीफोटो सेंसर और पेरिस्कोप सेंसर में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और आपको अपने यूजर्स के हिसाब से कौन सा सेंसर प्रायोरिटाइज करना चाहिए। लेकिन अगर आप कैमरा से थोड़ा कम वास्ता रखते हो और चाहते हो कि अच्छा गेमिंग फोन कौन सा देखने को मिल जाए और आपका बजट है 15,000, तो आप CMF फोन 1 को अच्छे से देख सकते हो। और CMF फोन 1 का 7 महीने का रिव्यू मैं कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ, शायद इस वीडियो के 1 से 2 दिन बाद आ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप 7 महीने बाद CMF फोन 1 की अनबॉक्सिंग देख सकते हो।